चलिए भाई समझते हैं हम लोग किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम में हम लोगों ने प्रथम नियम पढ़ चुके थे। प्रथम नियम क्या है हमारा कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। सभी लोगों को पता है ना। या किसी परिपथ में या किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये हमारा क्या है? प्रथम नियम। सिंपल है, लेकिन ये अलग से मतलब प्रथम नियम अलग से भी पूछ लेता है और साथ ही साथ प्रथम नियम का प्रयोग द्वितीय नियम में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर कोई परिपथ दिया रहेगा तो द्वितीय नियम इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो द्वितीय नियम थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको बढ़िया सब लोगों को समझना है। ठीक है ना। पहला नियम तो सरल था। आइए समझते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। पहली चीज किरचॉफ जो द्वितीय नियम है इसको किस नियम जाना जाता है? लूप नियम के नाम जाना जाता है। लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है कोई बंद पथ। लूप का मतलब क्या होता है? कोई बंद पथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ क्या है हमारा यहाँ पे? विभव सिद्धांत है। क्या है? इसको विभव सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी कहानी हम लोग पढ़ेंगे सब विभव से। यहाँ पे लिखा है ना सभी अवयवों पर विभवों में होने वाले परिवर्तन। वहां पे धाराओं का योग शून्य होता था, यहाँ पे विभवों में होने वाले परिवर्तन थे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विभव सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि किरचॉफ का नियम विभव सिद्धांत को व्यक्त करता है। ठीक। अब बात आते हैं यहाँ लिखा क्या गया है? विद्युत परिपथ के किसी बंद पास या लूप में। पास ध्यान देना, मैं स कौन सा लिखा हूँ? समझ आया ना? ये वाला पास नहीं लिखा है आप लोगों को, ये भी ध्यान रखना है। और ये भी गलती लिखी है। ठीक। ये वाला पास कौन सा होता है? जैसे वो मेरे पास बैठा है ना, मेरे पास है कलम है, वो पास दूसरा है। ये पास कौन सा है? इसको पास बोलते हैं। ये बंद जो पद दिख रहा है आपको, बंद परिपथ जो दिख रहा है, बंद सर्किट जो दिखता है, वो हमारा क्या कहलाता है? पास कहलाता है। क्या कहलाता है? पास कहलाता है। तो उसी को लूप बोलते हैं हिंदी में। लूप अंग्रेजी शब्द है और पास हिंदी शब्द है। ठीक है ना। लूप अंग्रेजी शब्द है, पास हिंदी शब्द है। ये दोनों लिखा हुआ। कभी कभी लूप भी लिखा रहता है। ज्यादातर हम लोग लूप शब्द यूज करेंगे, पास और बहुत कम बोलेंगे। ठीक है ना। तो लूप के अंदर सभी अवयवों पर क्या है? विद्युत परिपथ के किसी बंद पास या लूप के अनुदिश। विद्युत परिपथ के किसी बंद पास या लूप के, तो मानव भाषा में परिपथ बनाते हैं। अगर यहाँ पे हम बैटरी की बात करें, इसकी बैटरी की, तो बैटरी में वोल्टेज ही दिया रहता है। कई वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट जो भी दिया रहता है ना, ये वोल्टेज दिया रहता है हमको। ठीक। अब साथ ही साथ हमको ध्यान रखना है ये क्या है? ये प्रतिरोध है। और प्रतिरोध में जब धारा जाएगी, ओम के नियम के अनुसार ये यहाँ का वोल्टेज क्या होगा? V बराबर IR। V बराबर, अर्थात जब ये I यहाँ से जाएगा और प्रतिरोध होगा हमारे पास, ये पूरा है हमारा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? V कहलाएगा। इतना समझ आ रहा है? तो वही अब देखो, एक विभव यहाँ हो गया, एक विभव यहाँ हो गया, एक विभव यहाँ और एक विभव यहाँ। वही अब ऐसे ही हमारे परिपथ में ढेर सारे विभव मिलेंगे, ढेर सारे प्रतिरोध जुड़े होंगे, ढेर सारी बैटरियां जुड़ी होंगी, है ना। उनको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वही यहाँ पे दिखाया गया कि विद्युत परिपथ के किसी बंद पास या लूप के अनुदिश सभी अवयवों पर विभवों में होने वाले परिवर्तन। सभी अवयवों पर विभवों में होने वाले, सभी अवयवों का मतलब क्या है? कि हमारे पास एक बैटरी यहाँ लगी है, एक अवयव ये हो गया, यहाँ पर एक कुछ लगा है पंखाओं का, जो भी समझिए उसका प्रतिरोध दिया, एक अवयव ये हो गया। ऐसे ढेर सारे कुछ लगे होंगे, बैटरियां लगी होंगी और ढेर सारे प्रतिरोध लगे होंगे। ठीक। ढेर सारी बैटरियां लगी होंगी, ढेर सारे प्रतिरोध लगे होंगे, और सभी के सभी लोग क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। क्या कराएंगे? अवयव कहलाएंगे। ठीक। तो वही कराएं, विद्युत परिपथ के किसी बंद पास या लूप के अनुदिश सभी अवयवों पर विभवों में होने वाले परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। पहला वाला क्या था? धाराओं का योग शून्य होता है। दूसरा वाला है विभवों का योग शून्य होता है। ध्यान देना, पहला वाला हमारा था धारा का योग शून्य होता है, दूसरा वाला क्या है? विभवों का योग शून्य होता है। समझ रहा है? अब ध्यान रखना है कि यह नियम केवल और केवल बंद लूप के लिए लागू होगा, ओपन लूप के लिए लागू नहीं होगा।
जो द्वितीय नियम हम अप्लाई करेंगे ये हमेशा इसके लिए परिपथ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसीलिए लिखा है यहाँ पे परिपथ बंद होने का मतलब क्या है, ये लूप हमेशा बनाकर काम करेंगे। ठीक, तो विद्युत परिपथ के सब लोग दिमाग में सेट करो, पूछ रहे हैं हम आप लोगों से। वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास है ना, वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास से लूप के अनुदिश तो मैं सभी विभवों पर होने, सभी अवयवों पर विभवों में होने वाले परिवर्तन, सभी अवयवों पर विभवों में होने वाले परिवर्तन का बीज उपयोग क्या होता है। पहले यहाँ तक आपको लाइन बोलना है, विद्युत परिपथ के किसी बंद पास लूप के अनुदिश। बोलोगे क्या बोला, विद्युत परिपथ के किसी बंद पास है लूप के अनुदिश क्या, सभी अवयव मिलेंगे, सभी अवयवों पर विभवों में होने वाले परिवर्तन का बीज उपयोग क्या होता है। सभी अवयवों पर विभवों में होने वाले परिवर्तन, सभी अवयव हमारे पास जो बैटरी होंगी जो हमारे पास पेट्रोल लगे होंगे वो सभी के सभी अवयव कराएंगे, सभी अवयव पर विभवों में होने वाले परिवर्तन का बीज उपयोग क्या होता है, शून्य होता है। सब लोग बोल लोगे, इसको हम लोग बोलेंगे समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 है ना, वो प्रथम नियम था हमारा। द्वितीय नियम को और किस नाम जानते हैं, द्वितीय नियम को है ना, इसको जानते हैं, वहां लिखा भी ऊपर हेडिंग में भी, इसे लूप नियम भी कहते हैं। अगर मान लो आपसे ये न कहे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम बताओ, आपसे सीधा कहते हैं लूप नियम बताओ किसे कहते हैं, तो आप समझ जाना कि लूप नियम कहाँ है, तो हमको किरचॉफ का द्वितीय नियम ही बताना है। ठीक है ना, इसे लूप नियम भी कहते हैं। सब लोग अच्छे से श्योर हो जाओ, ये परीक्षा में मुलाकात आपसे करेगा। ठीक है ना, किरचॉफ का नियम, और किरचॉफ का नियम समझ के भी आगे आने वाला व्हीटस्टोन सेतु है उसको भी बढ़िया से समझ पाओगे, और अच्छे परिपथ बहुत ही आसानी से हर तरह सीख भी जाओगे। इसलिए इसको सही से आप लोग सीख लो। इसे विभव सिद्धांत भी कहते हैं। इसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं, वहां ऊपर लिखा भी है, इसे विभव सिद्धांत भी कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा पहला नियम था वो किस संरक्षण पर आधारित था, आवेश संरक्षण पर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने आप में, आवेश संरक्षण पर आधारित था। अर्थात अगर किसी परिपथ में मान लो धारा जा रही है, आने वाली धारा, जाने वाली धारा आने वाली धारा की क्या हो, जाने वाली धारा अगर आने वाली धारा की क्या हो, बराबर हो, तो सिंपल सी बात है, जितना आवेश यहाँ से निकला होगा उतना आवेश यहाँ से अंदर भी तो गया होगा। तो ना भाई पानी की धारा जा रही है अगर, तो सिंपल सी बात है, जितना आने वाली धारा होगी अगर जाने वाली धारा के बराबर हो जाए तो मतलब जितना पानी यहाँ से गया होगा उतना वहां बाहर भी निकला होगा। ठीक है ना, और साथ मतलब ये क्या करता है, वो तो था हमारा आवेश संरक्षण पर आधारित था। किस पर आधारित था, आवेश संरक्षण पर, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह किस पर आधारित है, यह ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होने का मतलब यह है कि किसी परिपथ में न तो ऊर्जा कहीं व्यय होती है न तो पैदा होती है। अरे व्यय न तो व्यय होती है न तो पैदा होती है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। समझा, जैसे यहाँ पे वोल्टेज होगा, यहाँ पे वोल्टेज होगा, हमारा वो बल्ब पंखा वगैरह चलने लगेगा, वो अपनी ऊर्जा का रूपांतरण करना शुरू करेगा। ये बैटरी है हमारी, वोल्टेज में रहेगी 12 वोल्ट 14 वोल्ट 15 वोल्ट, इसका विभव बदल करके, ध्यान दो, इसका विभव बदल करके इसमें चला गया IR के फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुल मिलाकर के ऊर्जा का क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, ऊर्जा का रूपांतरण। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, नियम पर आधारित होता है। आपसे पूछेगा बताओ द्वितीय नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है, आप बताओ। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आवेश संरक्षण बताओ, ऊर्जा संरक्षण बताओ। आवेश है ना पहले वाला दूसरे वाले में, क्योंकि अभी तुम आप क्लास कर रहे हो, 1 महीने बाद हम लोग ये चैप्टर आगे बढ़ जाएंगे तो आपसे पूछाएगा, समस्या आती है तो इसको जानते रहना आप लोग। ऊर्जा संरक्षण है ना, ऊर्जा संरक्षण माने द्वितीय नियम को जानते रहना। द्वितीय माने उसको दिमाग में सेट रखना कि पहले वाले में आवेश होता है, दूसरे वाले में ऊर्जा होती है। पहले वाले में आवेश होता है, दूसरे वाले में ऊर्जा होती है। इतनी बातें समझ आई, क्या बोलेंगे सब लोग, बोलो। किसी परिपथ के
बहुत अच्छा बता रहे हैं आपको। इसको आप लोग नीचे जो नए छात्र उसको छापिए, और इसके बाद हम 1 बाय 1 पूछ लेंगे। एक सर्किट, चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से एग्जांपल है, एग्जांपल के साथ साथ आप इसको थियरी भी समझ सकते हैं, ठीक। क्योंकि जो बताने जा रहे हैं इसी के बेस पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस हल करने हैं, ठीक। ये जो बताने जा रहे हैं आपको एक पैटर्न मैं देने जा रहा हूँ, किसका सवाल हल करने का, उसको आप लोग सही से सीखेंगे तो इस तरीके से सवाल को हल कर पाएंगे। तो चलो समझते हैं। हमारे पास एक सर्किट है, हमारे पास एक परिपथ है कुछ ऐसा, चलो ध्यान से समझो। सब लोग यहाँ ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे तो सर्किट होंगे थोड़ा सा क्रिटिकल होंगे कोई नहीं, लेकिन अगर आप समझ जाओगे बहुत ही आसान होगा हमारे लिए, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि किरचॉफ का नियम होता है, नाम ही इनका किरचॉफ है, जिसमें कोई खौफ नहीं है, समझा ना, ठीक है। इसलिए ऐसा पढ़ो कि इससे कोई खौफ ना रह जाए, तो इतना खौफ हो जाएगा सवाल देखते भाग जाओगे आगे, ठीक। अभी आप देखना, ये तो सबसे सिंपल सर्किट ले रहा हूँ, अभी इनके साथ बहुत ही क्रिटिकल सर्किट आने वाले हैं। और हम लोग पीछे पढ़े हैं कि किरचॉफ का नियम क्यों पढ़ते हैं, किरचॉफ का नियम जटिल परिपथों को हल करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो सर्किट मिले हैं आपको वो सिंपल नहीं होंगे, वो बल्कि कैसे होंगे, जटिल होंगे। 2 या 2, 3, 4, 5 बैटरियां लगी होंगी, या 5 रेजिस्टेंस लगे होंगे, है ना। तो चलो देखो कैसे हल करना है। हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ पे सेल है जिसका नाम है E1। E1 माने क्या, EMF। E1 माने क्या, एलिफेंट में समझ रहे हो, एलिफेंट में समझना। ये क्या है, E2 है। ये क्या है, हमारे पास 2 सेल हैं। इस सर्किट में कितने सेल नजर आ रहे हैं आपको, 2 सेल है ना, जानसू अभी तक समझे। और यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R1, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जिसका नाम है R2, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जिसका नाम है R3। इतना करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। ऐसे परिपथ दिया रहेगा और कहेगा कि बताओ, है ना, ऐसे ही परिपथ आपको दिया रहेगा, कहेगा बताओ इस प्रतिरोध में जाने वाली धारा का मान क्या होगा, कहेगा इस प्रतिरोध से कितनी धारा गुजर रही होगी, कहेगा कि ऐसे दिया रहेगा। देखो चलो मान लो ए, ध्यान से देखो जी, ABCDEF मान लेते हैं। आपसे कहेगा बताओ BC परिपथ में कितनी धारा जा रही होगी, आपसे कहेगा बताओ CD परिपथ में कितनी धारा जा रही होगी। आपसे ये मेरे पूछेगा बार बार, कहीं से पूछ सकता है ना, EF पूछ सकता है, FA पूछ सकता है, EBE पूछ सकता है, EB पूछ सकता है, DC, किसी भी परिपथ में आपसे क्या पूछ सकता है, धारा का मान पूछ सकता है, ठीक। अब आप धारा का मान जब ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करोगे, इसको ध्यान से देखो, किस नियम से, किरचॉफ के सेकंड लॉ से, ठीक। हमने एक परिपथ लिया है जिसमें आपको दिख रहा है 3 प्रतिरोध है। अब मान लेते हैं, संतोष अभिनय देकर मादक बात सर्किट है, ध्यान से पहले यहाँ पे हमारे पास सेल है, मान लो कि यहाँ से कोई धारा निकली जिसका नाम है I1। खुद कंसंट्रेशन रखो, समझ में आएगा सही से, ठीक है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक को पॉइंट मिस हुआ कि गड़बड़ हुआ, और फिर फिगर आपको बहुत कठिन लगेगा, देखने देख कर भी भाग जाओगे आगे, समझ आ रहा है। यहाँ से मान लेते हैं, हमने खुद माना कि कितनी धारा जा रही है, I1 जा रही है, E1 देखा था, I1 जा रही है। और यहाँ पे धारा कितनी जा रही मान लेते हैं, E1 से मान लो I1 धारा निकलती है, और E2 से मान लेते हैं I2 धारा निकलती है। इतनी बात श्योर है, इतनी बात श्योर है,
अब आप बताओ, ये धारा यहाँ आकर के, अब प्रथम नियम लगाना है, प्रथम नियम लगाना है, ध्यान से समझो। ये धारा आ रही है और बी बिंदु पर पहुंच रही है, ये पॉइंट समझो, संधि जिसको बोलते हैं हम लोग, संधि। अब देखो धारा कैसे आ रही है, एक धारा इधर से आ रही है, एक धारा, और दोनों लोग आकर के कहाँ मिल रहे हैं, बी बिंदु पर मिल रहे हैं, अर्थात एक संधि पर मिल रहे हैं। अब बताओ जब ये दोनों आपस में मिले होंगे तो यहाँ एक नई धारा का फॉर्मेट किए होंगे, इसका नाम क्या रख लेते हैं, I3, क्योंकि ये जो दोनों धाराएं होंगी, ये जो दोनों धाराएं होंगी आपस में मिलेंगी, माने 2 पाइप में पानी आवता और एक पाइप में जाता, तो जब 2 पाइप में आ रहा होगा तो निश्चित रूप से जब दोनों पाइप को आपस मिलाओगे, जो अलग अलग मान रहा होगा उन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो जो इसमें जाएगा वो उन दोनों के योग के बराबर होगा। तो जहां जहां संधि मिले आपको ये काम करना है, समझा। I1 गया इधर, I1 इधर जा रहा था, ठीक है, I2 इधर जा रहा था और दोनों लोग किधर निकल गए, I3। इसमें कौन सी धारा जा रही भाई, I3 जा रही है, I3 यहाँ तक गई I3, और जैसे वह इस बिंदु पर पहुंची फिर 2 भागों में क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, फिर 2 भागों में क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। अब बताओ जब 2 भागों में बटेगी, इसमें कितना जाएगी और इसमें कितना जाएगी। यहाँ देखो I3 में से ये जब निकलेगा हमारा I2 वाली लाइन में I2 जाएगी, क्योंकि जाने वाली धारा आने वाली धारा के बराबर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। जाने वाली धारा आने वाली धारा के बराबर होना चाहिए, अर्थात इसमें कौन सी धारा जाएगी, I2 जाएगी, समझ रहा है। और यहाँ भी जब I3 में से I2 निकल गया तो बचा कौन, I1 ही तो बचा। भाई ये दोनों लोग जुड़े थे तो ये मिला था, अब जब ये टूटेगा तो यही दोनों मिलेंगे, समझ आ गया। अब ये धारा I1 देखो यहाँ से आ रही है, I1 यहाँ तक आ रही है, I2 इतना करना आसान है कि नहीं आप लोगों को, ऐसे ही परिपथ आपको मिला रहेगा, मतलब उसमें ये I1 नहीं दिया रहेगा, आपसे सीधा बैटरी दी रहेगी या सेल वगैरह दिया, प्रतिरोध वगैरह दिया रहेगा, आपसे सीधा कहेगा कि इस वाले परिपथ में धारा, CD वाले भाग में धारा का मान बताओ, आपसे कहेगा EF वाले धारा का मान बताओ, या आपसे कहेगा कि जो 4 ओम का प्रतिरोध है उसमें धारा का मान बताओ, जो 3 ओम का प्रतिरोध है उसमें धारा का मान बताओ, अलग अलग दिए रहेगा ना एग्जाम्पल में। R1 का मान 2 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, R2 का मान 3, 4, 5 समथिंग ऐसे दिया रहेगा। तो आपसे कहेगा 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान बताओ, 5 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान बताओ। तो कैसे हल करना है इसको ध्यान से समझो। हमारे पास यहाँ पे, अब ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास 2 लूप तैयार हुए। लूप माने बंद पथ, लूप माने बंद पथ। ध्यान दो, एक बंद पथ यहाँ पे है हमारे पास और एक बंद पथ हमारे पास यहाँ पे है, समझा। अब यहाँ आपको मैं एकदम प्यारा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ, उस कंसेप्ट को समझो सही से, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, कंसेप्ट, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को दिमाग में सेट रखोगे आप गलती नहीं करोगे, ठीक। पहली बात, इतना बनाने के बाद आपको लूप बनाना है। क्या बनाना है, लूप बनाना है। और लूप में करना क्या है कि एक निश्चित दिशा में आपको चलना है। और चलना कैसे है, आप बैटरी को देखो, किसको देखो, बैटरी को देखो और उसका धन टर्मिनल देखो, बैटरी का धन टर्मिनल देखो। और बैटरी का धन टर्मिनल कहाँ है, बड़ा वाला जो होता है वो धन टर्मिनल होता है, जो छोटा वाला होता है वो ऋण टर्मिनल होता है, ठीक। अब तीर बहुत मत देखो, तीर लगा लिए, जो भी लगाए हम लोग सब सही है। अब आपको ध्यान रखना, जो बैटरी हमारी लगी है, अगर बैटरी लगी यहाँ, इसका मतलब धारा निकल रही होगी, यहाँ से धारा क्या कर रही होगी, अर्थात धारा इस तरीके से घूम करके जा रही होगी इस वाले लूप में। अगर हम इस वाले लूप की बात करें, इसको छोड़ दो, तो धारा ऐसे जा रही है घूम करके और ऐसे आ रही है। सही है कि नहीं सही है, सही है कि नहीं सही है भाई। और अगर कोई अपोज कर रहा है तो उसको अपोज करने दो, डजंट मैटर। अगर मान लो आप रास्ते से जा रहे हो और किसी की तीर, आप मान लो इधर जा रहे हो और तीर किधर दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है, तो उसकी कोई चिंता नहीं करना, जैसे अभी समझाते हैं। अब देखो लूप बनाना है आपको, कैसे बनाओगे। लूप नंबर 1 है, इसको ऐसे ट्रीट करोगे आप। ये तीर समझ में आ रहा है, ये तीर क्या बता रहा है, धारा ऐसे ऐसे बनेगी, समझ आ रहा है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। इस वाले लूप में बताओ धारा कैसे बहेगी, ऐसे बहा दूं कि ऐसे बहा दूं,
बोलो क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। इसमें भी जैसे ये वही वैसे लगा दूं क्या? जैसे तीर इसका लगा है वैसे तीर इसका लगा दूं? अरे भाई इधर बैटरी लगी है, ये उधर जा रहा हूँ मान लो, लेकिन ऐसा नहीं दिखा रहा तीर, ये उल्टा दिखा रहा है हमको। अच्छा तीर कौन दिखा रहा है? इधर वाला। समझ रहा है? अब भले अब देखो ध्यान से, अब यहाँ हो क्या रहा है, मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे इस परिपथ में अगर जाएं, ये इधर जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं? उससे कोई चिंता नहीं मानना, एक आध परिपथ इधर होंगे, उसको सॉल्व करते समय ध्यान से देखेंगे। इस वाली बैटरी को देखो, आप किस तरीके से चलोगे, समझ में आएगी नहीं यार? समझ में आएगी भाई? अगर आप ऐसे ही मानोगे गलत नहीं होगा, तो हर प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा, गलत नहीं होगा, ठीक है ना? बैटरी को देखो, चाहे इस बैटरी को देख लो, चाहे इस बैटरी को। अगर हम एक बैटरी इस बार यूज कर चुके हैं, तो दोबारा ये वाला यूज कर लेते हैं। जब दोबारा ये वाला यूज करोगे तो ऐसे यूज करना है। ये हमारा सेकंड लूप होगा और इसमें भी धारा किस तरीके से बहेगी, ये लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 2। समझ आ गया? 2 लूप बन गए। अब हम लोग लूप लेकर के ही हल करेंगे। लूप लेकर के क्या करेंगे? हल करेंगे। और समझते कैसे हल किया जाएगा। अबे पैसे पाना पैसा वो 30 रुपये तो चलिए समझते हैं पहले हम लोग संधि बी पर। एक बात बताओ, संधि बी पर, संधि बी पर कौन कौन धाराएं आ रही है? सब लोग बोलो, एकदम एक्टिव रहो। संधि बी पर कौन कौन धाराएं आ रही है? I1 और I2, और वहां से जा कौन रहा है? I3 जा रहा है। संधि बी पर प्रथम नियम के अनुसार, ध्यान दो, प्रथम नियम के थोड़ा सा हम लोग संधि बी पर प्रथम नियम अप्लाई करेंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम लोगों को I1, I2, I3, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, एक I1 है, एक I2 है, पूरे परिपथ में 3 मटेरियल है आपके पास, 3 धाराएं हैं, एक I1 है, एक I2 और एक I3 है। अनमोल इधर 3 धाराएं हैं, ठीक है ना? तीनों धाराओं को हम लोगों को निकालना है, तीनों धाराओं की वैल्यू को प्राप्त करना है, ठीक है? तो तीनों धाराओं की वैल्यू को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करके प्राप्त करेंगे, वही प्रोसेस हम लोग सीख रहे हैं। चूंकि अगर I1 का मान आ गया, इसका मतलब इसमें धारा निकल जाएगी। अगर I2 का मान आ गया, इसका मतलब इसमें धारा निकल जाएगी, I2 इसमें आ गया। अगर I3 आ गया, इसमें निकल जाएगी। और I1, I2, I3 के अलावा इसमें है कौन? कोई नहीं है, ठीक? चलो देखो, संधि बी पर प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा हमारा? I1 प्लस I2 बराबर क्या? ये बात सही है। ये हमने प्रथम नियम का सहारा लिया, प्रथम नियम का सहारा लिया। अब क्या करना है, ध्यान से समझो। अब क्या करना है, अगर हमें I1 और I2 का मान पता चल जाए, तो इन दोनों को जोड़ दो, हमको क्या मिल जाएगा? I3 का मान मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के वास्तव में हमको अब संधि नियम के अनुसार हमको अगर 2 मान मिल जाए, तो हम तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमको केवल I1 और I2 का मान निकालना है। और आप बताओ, अगर हमें I1 और I2 का मान निकालना होगा, हमें 2 मान चाहिए है, तो हम कितने समीकरण की आवश्यकता होगी? 2 समीकरण, ठीक? अगर हमारे पास 2 समीकरण हो, बताओ 2 समीकरण, अगर हमारे पास 2 समीकरण है, तो उससे कितने मान प्राप्त हो सकते हैं? जैसे आप लोग पहले बचपन में पढ़ते थे, दांत निकाला था ना, अब आप बताओ देखा नहीं, मुर्गा बनाई थी। पता है ये हमारे पास 2 समीकरण है। कितने समीकरण हैं? आप जब इन दोनों समीकरण को हल करते थे पहले, तब वो कितने मान मिलते थे? 2 मान मिलते थे, एक x का और एक y का। ध्यान दो, हमारे पास 2 समीकरण है, 2 मान है। अगर मैं यहीं पे कर दूं, चलो भाई x प्लस 2z बराबर 5, अब आपको 3 मान निकालने हैं। आपको कितने मान निकालने हैं? 3 मान निकालने हैं। तो बताओ आपको कितने समीकरण चाहिए? भाई x भी है, y भी है और z भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चलो यहाँ z लगा दे रहा हूँ और इस समीकरण को हटा दे रहा हूँ, अब बताओ x y z का मान क्या होगा? आप 0 में नहीं हल कर सकते। अगर 3 मान निकालना होगा तो हमको 3 समीकरण की जरूरत पड़ेगी। अगर 2 मान निकालना होगा तो 2 समीकरण की जरूरत पड़ेगी। समझ आया?
दो मानों से हम कितने मान निकाल सकते हैं? दो मान निकाल सकते हैं। और 3 समीकरण से कितने मान निकाल सकते हैं? 3 मान निकाल सकते हैं। समझा? यहाँ से हम x y z का मान नहीं फाइंड कर सकते जब तक हमारे पास 3 नहीं होगा, हम 3 नहीं निकाल सकते। समझा? ये कंसेप्ट आप ध्यान देना, मैथ का फंक्शन है। ठीक, लेकिन अगर दूर रहेगा जैसे x + y = 2 तो ये 3y = 4 x y का मान निकाल लोगे, बता दो लोगों को जो भी करना होगा। समझा? यही प्रोसेस समीकरण हल करने आता ही नहीं सबको, यहाँ समीकरण हल करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, हाँ, जिसको नहीं आता मैं सिखा दूंगा। ठीक, आप भी अरे तो अलग से चलेगा ना। चलो बंदो, फीस से परे है। I1 + I2 बराबर क्या? I3 है। यदि ऐसे ज्यादा है मस्ती करते ऐसा ही अर्थात I1 व I2 का मान प्राप्त होने पर क्या क्या कर सकते हैं? दोनों को जोड़ देंगे, चला आ जाएगा। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे संनियम काम किया कि नहीं किया? आप दोनों निकालो तो तीसरा प्लान निकल जाएगा ध्यान से। ठीक, ये आप जानते ना, पता है इस परिपथ को समझ लोगे ना तो सब पैसा। हाँ, थोड़ा जरा अब बताओ, I1 और I2 का मान प्राप्त होने पर I3 का मान क्या कर सकते हैं? I3 तो निकल जाएगा, लेकिन अब I1 I2 कैसे निकलेगा? तथा I1 व I2 का मान ज्ञात करने के लिए हमें कितने समीकरण की आवश्यकता होगी? बोलो, हमें 2 समीकरण की आवश्यकता होगी। 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। अभी हम समीकरण तैयार करने वाले। अब थोड़ा यहाँ पे कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। कंसेप्ट क्या होगा, ठीक है ना? अब मेन चीज हम लोग बताने जा रहे हैं, कैसे हल करना है यहाँ पे आपको। देखो एक बात, आपको चलना कैसे है? लूप के अनुसार चलना है। किसके अनुसार चलना है? लूप के अनुसार चलना है। क्या तो आपको पढ़ाई होता है। हमें किसके अनुसार चलना है? लूप के अनुसार चलना है। किसके अनुसार? लूप के अनुसार। अब लूप में कैसे चलोगे आप? चाहे मान लो पहला वाला लूप अगर हम ये ले लें, ठीक है ना, ये तो पहला लूप है हमारा। अब पहले वाले लूप में तुम्हारा मन करे यहाँ से चलते हो, तुम्हारा मन करे यहाँ से, तुम्हारा मन करे यहाँ, तुम्हारा मन करे, ठीक है, जहां से भी चलना। अब ध्यान नहीं देना है, जैसे मैं इधर चल रहा हूँ, जैसे मैं इधर चल रहा हूँ, अगर हमारे चलने की दिशा और उसमें प्रवाहित धारा की दिशा सेम हो, क्या बोला? अगर हमारे चलने की दिशा, हमारे चलने मतलब लूप की दिशा, लूप की दिशा बराबर क्या हो? धारा की दिशा हो। मतलब जिस दिशा में हम जा रहे हो, अगर उस दिशा में हमारी धारा हो, तो आप समझते हैं कैसे धारा होगी। जैसे हम इस दिशा में जा रहे हैं तो हम देख रहे, हम चल रहे हैं, ये धारा नहीं, धारा तो चली रही है, हम अपने लूप के अनुसार चल रहे हैं। ये लूप मेरा है, हम अपने अनुसार चलेंगे इसको लेकर। मान लो मैं इस परिपथ में ऐसे घूम रहा हूँ, अब ये भी मैं देख रहा हूँ कि धारा भी ऐसे घूम रही है। बात क्लियर है? बोलो। दूसरे वाले में थोड़ा अपोजिट है, देखो ध्यान से। अगर मैं ऐसे घूमूं तो यहाँ तक मेरे साथ ही चल रहा है धारा, लेकिन जब मैं इधर जा रहा था इस वाली लाइन में, ये लाइन दोनों के लिए, ध्यान देना, ये बीई इस वाले लूप के लिए भी है और इस वाले लूप के लिए भी है। ठीक, जब मैं यहाँ से घूम करके आया ऐसे यहाँ पहुंचा, फिर जब मैं इधर जाने लगा लूप में, मैं देख रहा हूँ धारा ऐसे किधर दिखा रहा है? इधर दिखा रहा है। अर्थात धारा हमारे विपरीत हो गया, धारा हमारे विपरीत हो गया। समझ आया? क्लियर हुआ?
अब बात हम पहला कंडीशन आपको बताएं, लूप की दिशा का धारा की दिशा की क्या हो, बराबर हो। यानी जो लूप की दिशा हो अगर वही धारा की दिशा हो तो क्या करना है, ध्यान दो, जो हमारा आई आर होगा, जो हमारा प्रतिरोध होगा, उसमें धारा का गुणा करोगे, उसमें किसका गुणा करोगे, धारा का गुणा करोगे, आई आर होगा। अगर लूप की दिशा धारा की दिशा सेम है, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव लिखना है। समय क्या बोला, अगर हमारे धारा की दिशा और लूप की दिशा सेम है तो हमें वैल्यू किसमें रखनी है, माइनस में। यही ध्यान रखना है, यही गलती नहीं, मेन पॉइंट यही है। और दूसरा बैटरी को कैसे रखना है, ये है बैटरी में क्या रहा है, हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा अगर बैटरी में सेम दिखे तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, समझ। लेकिन अगर लूप की दिशा धारा की दिशा से बदल जाए तो समझ जाना कि यहाँ की दिशा बदल जाएगी और यहाँ की भी दिशा बदल जाएगी, अर्थात ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब आओ हम लोग इसको अप्लाई करते हैं और वहाँ पे समझते हैं। देखो ध्यान से समझो भाई, मस्त एकदम टॉपिक है। इन लूप फर्स्ट, हम लूप फर्स्ट की बात करते हैं और लूप फर्स्ट है कौन, चलो मान लेते हैं ए एफ या बी, ए एफ ई ए बी। ध्यान दो, जहां से चलोगे वहां तक चलना, तब हमारा लूप पूरा होगा। कहां से, देखो ध्यान से, बी ए एफ ई बी, ये नहीं कि बी ए एफ ई चल कर छोड़ दिए, ये वाला छूट गया पूरा। लूप का मतलब क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा बंद होना चाहिए। हमेशा जहां शुरू किए फिर उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। अगर एस चल रहे हो ए एफ ई बी ए, ठीक, बनाओ। चलो कहीं से शुरू करता हूं, मान लो हम शुरू कर रहे हैं बी ए एफ ई बी, समझ आ गया, इतना। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो सब। अगर हम लोग यहां चले इस वाले प्रतिरोध में, अब ध्यान से समीकरण तैयार करना है। और हमको पता है कि सेकेंड लॉ कहता है कि सभी विभवों का बीजगणितीय क्या होता है, सभी विभवों का बीजगणितीय क्या होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कौन सी वैल्यू निगेटिव रखना है, कौन सी वैल्यू। अब देखो, अगर हम यहां से चले इस प्रतिरोध में तो हमारे चलने की दिशा और धारा के चलने की दिशा अलग अलग है कि सेम है, सेम है। और अगर सेम होगा तो जो आई आर रखोगे यहाँ पे, अब देखो आई आर, इसका मतलब ये I3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई भाई V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, हमको पता है कि सभी विभवों का बीजगणितीय 0 होता है, न कि प्रतिरोधों का बीजगणितीय। तो विभव में बदलने के लिए इसको क्या करोगे, आई से गुणा करोगे। अब ये क्या हो गया, V बराबर आई आर, आई आर माने ये इस तरीके से V है हमारा, इस तरीके से क्या है, V है हमारा, वोल्टेज है हमारा। समझ आया ना, चलो करें। माइनस लगा दो, माइनस I3 R3। अभी आगे पूछ रहे हैं सभी से, मैं एक स्टेप आगे बढ़ूँ, सेकेंड क्वेश्चन पूछूंगा और ना आए थे और कहीं गिरा ने मार से बताया। माइनस I3 R3। अब देखो इधर, अब आप गए आगे, एक बात ध्यान दो, केवल प्रतिरोध को बैटरी को देखना है। आपको दो आइटम देखने हैं परिपथ में, एक प्रतिरोध को और एक, अब ये ना यो लगाई दी माइनस I3 गई थी, मूविंग बातें आई थी, यो लगाई थी। आपको केवल क्या पकड़ना है, प्रतिरोध को और बैटरी को। खुदा तजर्जी माइनस I3। अब बताओ दूसरी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, तो ध्यान दो। अब आगे हमें प्रतिरोध कहाँ मिला भाई, यहाँ मिला है। और हमारे चलने की दिशा, हमारे चलने की दिशा है, हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम है कि अलग अलग है, सेम है। तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस I2, पता है वास्तव में सब जोड़े गए हैं, आप इसको चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस I3 R3 है ना, प्लस फिर माइनस लगाओगे I2 माइनस I2 R2, और लास्ट में ये बताओ प्लस माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा ना। हम काम जोड़ने का ही कर रहे हैं, ये मत सोचना सर हटाने का काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन ये वैल्यू इस माइनस के चक्कर में हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ रहा है। अब बताओ
ये हो गया और कौन बचा? हमको दो ही आइटम देखना है, एक प्रतिरोध और एक वोल्टेज यानी बैटरी देखना है। अब बच्ची बैटरी कई वोल्ट की है? E2 वोल्ट की है, E2 वोल्ट की है। अब बताओ इसको प्लस करूं कि माइनस? वेरी गुड, प्लस करूंगा, क्योंकि धारा की दिशा अगर लूप की दिशा सेम हो तो बैटरी को क्या दिखाया जाता है? प्लस दिखाया जाता है। यहाँ पे छापोगे प्लस E2 इज इक्वल टू 0। सभी धाराओं का, सभी विभवों का, ये भी V बराबर IR, V बराबर IR, V है, ये है V माने बैटरी का ईएमएफ वोल्टेज जो भी कर लो, ठीक। ये भी V है, ये भी V है, ये भी V है, सभी विभवों का बीजगणित योग क्या होता है? 0 होता है। ये हमारा लूप लॉ है। इसको थोड़ा सिस्टमैटिक करते हैं, इसको थोड़ा सा इस समीकरण को हल करने के लिए पहली बार देखना आपको करना क्या, समीकरण हल करते समय यहाँ से माइनस को हटा दिया करो। यहाँ से माइनस को हटाने के लिए क्या करो, पूरे माइनस से गुणा कर दो। जब पूरे माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन को मिला के चेंज कर दीजिए, क्योंकि इधर 0 है ना, तो 0 करने 0 है इधर, तो वहां जो मन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, करें बोलो I3 R3 ये वाला प्लस कर दो, I2 ये वाला क्या हो जाएगा? अब एक बात बताओ, लूप नियम यहां से I3 बराबर क्या है? I1 प्लस, यहां रखो, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या रखोगे? I1 प्लस I2 ढक्कन में लिखा, और यहाँ होगा हमारा क्या? R3। सबको दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? कौन नहीं दिख रहा है? उधर नहीं दिख रहा है क्या? माना तरंग वाहन पहुंची तो तब देखो इतना समय आया, चिंता ना करो, इधर सब छापे होना यार, यहाँ तक छापे होना आप लोग। चलो पहले यहाँ देखते हैं, देखो इसको थोड़ा और ब्रैकेट ओपन करो, I1 R3 सिस्टमैटिक समझ से जाओ, I1 प्लस I2 R3 प्लस, अब ये तो हो गया ना, प्लस I2 R2 R1 देखा, I2 R2 माइनस E2 बराबर। अब इसको मानोगे समीकरण नंबर, ध्यान देना इस समीकरण का मतलब नहीं है, एक समीकरण बन गया पहले वाले लूप से, अब दूसरा समीकरण बनाएंगे दूसरे वाले लूप से, समझ आया? ये पहले लूप की कहानी समाप्त। अब आते हैं इन लूप सेकंड, इन लूप सेकंड, ऐसे आप लोगों को हल करना है सर, इन लूप सेकंड, ठीक। लूप सेकंड में चलो आते हैं और शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से, C B E D C, C B E, कहाँ B D C, हाँ B C, बस ना, जहाँ से शुरू करो वहाँ खत्म करो, समय 80 पे 20 शुरू करो, 20 समय आ गई। चलो आगे करते हैं इसको, इन लूप सेकंड C B E D C, पहले C से B चलो, C से B ऐसे चला भी करो, इसको देख करके चला भी करो, C से B चलो, C से जब हमने B चला हमको एक प्रतिरोध मिल गया, और हमारे चलने की दिशा यही है, दिख रहा है, ये हमारे चलने की दिशा है, और धारा के भी चलने की दिशा है, ठीक है ना? तो बताओ I1 R1 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? माइनस में कि प्लस? माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा और हमारी दिशा क्या है? बताओ, ये समझ में आ रहा है नहीं? मेन पॉइंट ये यही समझना है कि माइनस प्लस कौन होगा, एक का माइनस प्लस गड़बड़ होगा, समीकरण गड़बड़, आंसर जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि एक को प्लस माइनस गड़बड़ करोगे, लास्ट में समीकरण हल करोगे तो गलत समीकरण हल होगा, माइनस प्लस उल्टा पुल्टा रखा जाएगा, आंसर अलग आएगा, और समीकरण हल करने आना चाहिए आपको। अब वहीं तो आने देखो इधर, अब क्या करोगे, ध्यान से देखो सब लोग, आप बताओ, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या मिलेगा मुझे? अब पहले हम C से B गए, अब कहाँ चलेंगे? B से E जाएगा, B से E देखा कहाँ था? B से E, हाँ बताओ क्या मिला था? हाँ बताओ क्या लिखी आगे?
I2 कहाँ दोगे पहले? अरे पहले बैटरी तो नहीं दिखाता था, इधर चलवा पहले क्या मिला था? हाँ, अब बैटरी में नहीं, ये तो खुद भी है ना यार। ई क्या है? प्रकार का वोल्टेज होता है, ई एक प्रकार का, उसमें आपको धारा का गुणा नहीं करना है। ये देखो, प्रतिरोध में धारा का गुणा करना है, बैटरी में धारा का गुणा क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो तो खुदा विभव है, उसमें क्या प्रतिरोध गुणा करोगे? ठीक, V बराबर आई आर तो वो अकेले है। ठीक, तो क्या करोगे बताओ? E2 को प्लस में लिखूं माइनस में? प्लस में। तो बताओ प्लस में लिखा है माइनस में, सही है? सही है ना? तो बताओ माइनस में कहा है, माइनस हो जाएगा, बताओ सब प्लस माइनस, बताओ बताओ क्या होगा? बताओ बताओ, सही है बताओ। अगर धारा और वोल्टेज के मान समान है तो हाँ, धारा की दिशा हमारे चलने की दिशा समान नहीं है, यहाँ पे विपरीत हो गई। बताओ मैं कैसे चल रहा हूँ? मैं बी से कहाँ जा रहा हूँ? देखो पहले सी से बी चले, अब बी से ई जा रहा हूँ, और मैं बी से ई जा रहा हूँ, लेकिन धारा उसमें किधर जा रही है? ई से बी जा रही है, अर्थात मेरे चलने की दिशा और धारा के चलने की दिशा क्या है? विपरीत है। और यहाँ मैं क्या लिखा हूँ? अगर लूप की दिशा, लूप माने हमारे चलने की दिशा, और धारा की दिशा अगर सेम हो, बराबर हो, तो बैटरी कैसे लिखी जाएगी? जब सेम होगी तो प्लस लिखी जाएगी, जब सेम होगी तो प्लस लिखी जाएगी, जब सेम होगी तो, और अगर विपरीत हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे बैटरी कैसे लिखी जाएगी? विपरीत, माइनस लिखी जाएगी। तो मैं तो माइनस E2 लिख दूं, मैं तो नहीं कहा मुझे। अब बताओ आप, R2 दिख रहा है? कितना धारा जा रहा है? इसमें कितनी धारा जा रही है? हाँ, कितनी धारा जा रही है? अरे हे भगवान, देखा है I2 नहीं जा रही है? कितनी जा रही है? I2 जा रही है। I2 R2 होगा, ये I2 R2 होगा, या सो होता I2 R2 प्लस में माइनस में, माइनस में। क्या इन्होंने जो बताया सही है? कितने लोग सहमत हैं? क्या प्लस में जैसे प्लस में तो डिपेंड कर रहा है, दूसरों बात समझने लिखा है। उधर बोला तो आप क्या होगा? प्लस में होगा माइनस में? बताओ सोच के बोलोगे तभी आएगा। देखो ध्यान से, लूप की दिशा और धारा की दिशा, ध्यान से उल्टा पुल्टा अब भाई सबसे सरल फिगर है। अब आप जो बात फिगर कहाँ लगेगी? तब हवा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने बताया कि अगर जो बच्चा समझ गया तो समझ जाओ, सब सर्किट आसान हो जाएंगे। वो जहाँ देखेगा खड़ा समझ कर लेके आगे बढ़ जाएगा, और कुछ बड़ी बात नहीं है, एकदम सरल है। और मैं जिस सिंपल मेथड से पढ़ा रहा हूँ लोगों को, यकीन करिए कि आप समझ नहीं पाओगे किरचॉफ का नियम अगर दूसरा कोई पढ़ा देते। अब इतना मैं कर रहा हूँ, 11 मिनट कंसेप्ट दिया हूँ, फिर दिया हूँ, तब आप लोग पढ़ रहे हो। चलो देखो, I2 R2 एक बात बताओ, जब मैं लूप में यहाँ से चला, मैं गया C से B गया, C से B गया, ये कहानी मिली, R1 मिला है। अब B से कहाँ गया? B से कहाँ गया? E पर गया। जब B से E जाऊंगा तो हमको B से E, मैं इधर से इधर चल रहा हूँ, मैं इधर से, और धारा किधर चल रही है? अर्थात धारा की दिशा विपरीत है। और मैं क्या लिखा हूँ? लूप की दिशा अगर धारा की दिशा के बराबर हो तो आर क्या लिखा जाएगा? माइनस। लेकिन यहाँ विपरीत है, इसका मतलब वैल्यू क्या? प्लस रखो। तो अब बताओ, प्लस I2 R2 होगा हमारा, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? और इसको बराबर क्या दिखाओगे? क्या और कोई बचा क्या इस लूप में? और कोई बैटरी या और कोई प्रतिरोध बचा क्या? नहीं बचा। जब नहीं बचा वहां समीकरण ही डूब जाएगा। और बराबर क्या दिखा दोगे? 0। अब मैंने कहा था कि साइन में क्या कर लेना है? चेंज कर लेना। सामने साइन अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपको कोई कहे कि चलो बताओ कौन बढ़िया लग रहा है, -x + y = 5 x - y = 5, कौन बढ़िया लग रहा है? दोनों बढ़िया लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, देखने में, और लग रहा है कि हम हल भी कर लेंगे। और नाराजी पहले से कर दे रहा है नहीं? क्यों संतोष? हाँ, अब सब का चिन्ह बदल दो, सब का चिन्ह, कुछ मत किया करो, सब का चिन्ह अगर आगे माइनस दिखे सब का चिन्ह बदल दो। ये माइनस में क्या करो? ये क्या करोगे?
ये क्या करोगे I2 R2 बराबर क्या 0। अब चाहो आप तो जैसे यहाँ पर लिखो, कहाँ है दूसरा समीकरण, हाँ यहाँ ठीक है ना, यहाँ पे E2 है ना, E2 को मैं लास्ट में लिखा हूँ, E2 को मैं लास्ट में लिखा हूँ, और यहाँ पे आप चाहो तो अच्छा यहाँ E1 हाँ अभी बचा है यार डी, अभी चलो यही तो पहुंचा है ना, आगे बढ़ो भी E1 बचा है यार अभी आगे बढ़ो भी E1 भी तो है, तभी तो E1 कहाँ गया। अब देखो आगे कहाँ से पहुंचे हम लोग, C से B गए, C से B गए, B से E गए, B से E गए, E से D गए, E से D गए, अब D से कहाँ चलना है, D से कहाँ चलना है, और D C में बैटरियाँ पड़ी है, बताओ प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस में, बोलो सही हो ना, प्लस में, क्या होगा प्लस में होगा माइनस में, प्लस में होगा, क्या होगा प्लस में माइनस में, फिर कारण का प्लस में, हाँ ठीक है। अगर लूप की दिशा धारा की दिशा क्या हो, अरे भाई मैं कहाँ से कहाँ चल रहा हूँ, डी से, मैं डी से सी चल रहा हूँ, धारा किधर जा रही है, उधर ही जा रही है, दोनों दिशा सेम है और दोनों दिशा सेम, तो बैटरी अब लिखोगी E1 ठीक है ना। अब बताओ, अब साइन चेंज कर दो सबका, अब देखो मैं दो काम करूंगा एक समीकरण में, सबका चिन्ह बदल दूंगा और साथ ही साथ E1 E2 को एक जगह रख दूंगा, E1 E2 हाँ काहे कि वहाँ E1 दे रहा है 5 वोल्ट और E2 दे रहा है 4 वोल्ट, जो ने धड़ाम से घटाई देखे या जोड़ दे, जो भी वहां पे आएगा तो बस जोड़ोगे या घटा दोगे, ठीक। चलो मैं E2 को E1 को साथ में कर दे रहा हूँ, इसको साथ में कर दे रहा हूँ, इसको प्लस कर दूं, तकलीफ नहीं है, I1 R1 ठीक है, ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस कर देते हैं, I2 तो मैं अब ये वाला प्लस करना है, ये वाला तो प्लस E2 माइनस एक जगह कर दिया, और बराबर कितना, समीकरण नंबर 3। अब एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, यहाँ पर देखो ध्यान से, इस वाले समीकरण को झांको और इस वाले भी समीकरण को झांको, ये संख्याएं हैं, E1 E2 को मत गिनती करना, क्योंकि E1 E2 दिया रहेगा 5 वोल्ट 4 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट दिया रहेगा, लेकिन हमको I1 I2 I3 नहीं पता रहेगा, समझा ना। प्रतिरोध का मान भी दिया रहेगा 2 ओम 4 ओम 6 ओम दिया रहेगा, यहाँ पे किसका मान ज्ञात नहीं रहेगा, केवल I1 I2 और क्या बोलो घोटा आएगी। तो मेरा मतलब क्या है समझो, पूरे समीकरण में ध्यान दो, सब लोग ध्यान से समझो भाई, R3 का मान भी ज्ञात रहेगा, R2 का मान भी ज्ञात रहेगा, E2 ये सब दिया रहेगा, 2 ओम 4 ओम 2 वोल्ट 6 वोल्ट दिया रहेगा। यहाँ पे कौन नहीं दिया रहेगा, I1 I2, समझा, ये अज्ञात रहेंगे, यानी ये समीकरण को इस फॉर्म में आपके सामने लिखा रहेगा मान लो 2I1 है ना प्लस 3I2 प्लस है ना 4I2 माइनस 4 बराबर 0, ऐसे लिखा रहेगा। अब आप बताओ ये समीकरण में आपको क्या नजर आ रहा है, केवल I1 I2 नजर आ रहा है, इसका मतलब इस समीकरण आपको क्या समझना है, केवल I1 और I2 समझना है, और इस वाले समीकरण में भी कौन है, I1 और I2। अब बताओ I1 I2 यहाँ भी है, I1 I2 यहाँ भी है, दो मान ज्ञात करने हैं, तो हमारे पास समीकरण कितने हैं, 2 समीकरण हैं। तो बताओ समीकरण 2 और 3 को हल करने पर क्या हम I1 और I2 का मान नहीं ज्ञात कर सकते, ज्ञात कर सकते हैं। अब ये हम लोग जब ऐसा समीकरण बनाएंगे तो हल करेंगे, अब इसको हल नहीं करना है, इसको कुछ हल नहीं कर पाएंगे, ठीक, इसको जो का तो छोड़ देंगे हम लोग। मतलब ये कि हम समीकरण 2 बना लिए हैं, अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम लोग किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, I1 और I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, और फिर प्रथम नियम लगाएंगे और I1 I2 का मान ज्ञात रहेगा तो किसका मान निकल जाएगा, I3 का मान निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लिख रहे हैं समीकरण
अर्थात समीकरण 2 व 3 को हल करके I1 व I2 का मान I1 व I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात समीकरण 2 और 3 को हल करके क्या कर सकते हैं, I1 I2 का मान ज्ञात। इतना काम करना है कि आप लोग कर पाओगे। ये है हमारा सेकेंड लॉ, और ऐसे अप्लाई करना है। ये सिंपल सर्किट है। अभी हमारे सामने और भी क्रिटिकल सर्किट आ सकते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, I1 I2 I3 का मान ज्ञात करेंगे। तो ये फिगर बनाइए, हम एग्जांपल लिखिए, सिस्टमैटिक लिखिए आप लोग। दस